हमारी जो बीम होती है वो वॉल या फिर कॉलम के ऊपर सपोर्टेड होती है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें सेकंड केस, क्या बोल रहे हैं, इन केस द सपोर्ट इज ऑफरिंग टेंसाइल रिएक्शन, जहाँ पे जो हमारा सपोर्ट होता है वो टेंसाइल रिएक्शन दे रहा होता है, ठीक है। उस केस में जो बॉटम स्लैब होती है जो कि हमारी साइड वॉल्स को सपोर्ट करती है, जैसे अगर हम टैंक की बात करें, जैसे हमारे वाटर टैंक होते हैं ना जो कंक्रीट वाले, उसमें क्या होता है, वॉल साइड पे होती है और नीचे हमारी क्या होती है, स्लैब होती है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, नीचे स्लैब होती है और ये क्या होती है, वॉल्स होती हैं वाटर टैंक की, ये भी क्या होती है, वॉल्स होती है, ठीक है। इस केस में या फिर कैंटिलीवर सबको पता है, जो एक क्या होता है, फ्री एंड होता है। अगर कैंटिलीवर की बात करें या फिर इस तरह से वाटर टैंक वाले केस की बात करें, तो उस केस में हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन होता है, द क्रिटिकल सेक्शन इज एट द फेस ऑफ द सपोर्ट। तो उस केस में जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है वो कहाँ होता है, एकदम से फेस का, जहाँ पे जो सपोर्ट है उसका बिल्कुल फेस के ऊपर होता है। जैसे वहां पे क्या था, डिस्टेंस डी के ऊपर था, इस केस में क्या है, बिल्कुल जहाँ पे हमारा सपोर्ट है उसका जो बिल्कुल फेस है वही हमारा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल ये वाला जो बिल्कुल ये इधर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इसके सपोर्ट के फेस के इधर, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है, इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारा कॉलम दिखाया हुआ है, कैंटिलीवर दिखाया हुआ है, जो इसका खुद का सेल्फ वेट है वो भी कहाँ पे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और मोर ओवर जो सपोर्ट है उसका रिएक्शन भी कहाँ पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो क्रिटिकल सेक्शन है इस केस में वो क्या है, ये जो हमारा सपोर्ट का फेस है बिल्कुल ये सामने, ये हमारा क्या है, क्रिटिकल सेक्शन है। सिमिलरली वाटर टैंक के केस में भी, ठीक है। तो जो क्रैक्स हमारे केसेस बस वेरी क्या करता है, जो हमें स्टडी करना है दैट इज, अगर जो न्यूमेरिकल्स जो हमें आएंगे सिंपली सपोर्टेड के केसेस की आते हैं ना, आपको वाटर टैंक आएगा ना आपको कैंटिलीवर का आएगा। तो आपको क्रिटिकल सेक्शन किसका ध्यान में रखना है कि क्रिटिकल सेक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या माइंड में रखना है, सिंपली सपोर्टेड के केस में जितनी इफेक्टिव डेप्थ, मेरा लेक्चर है अभी उसके बाद, हाँ हेलो बच्चे, एम आई ऑडिबल? यस मैम। तो अगर हम बात करें सिंपली सपोर्टेड की, बस आपको सिंपली ये डायग्राम भी मेमोराइज करना है कि ये अगर आपकी वॉल है, इसके ऊपर बीम लाई कर रही है, तो अगर इसके ऊपर लोडिंग लगती है, शेयर अंडर शेयर जो क्रैक आएगा वो कैसा आएगा, डायगोनल क्रैक आएगा, ठीक है। और उस कितने डायमेंशन पे होगा, मतलब इसके फेस, सपोर्ट के फेस से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये जहाँ पे उसकी जो ये इफेक्टिव डेप्थ के डिस्टेंस तक, ठीक है। तो ये एकदम टॉप तक जाएगा, ये हमारा क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन है शेयर के अंदर सिंपली सपोर्टेड के केस में, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको चीज बतानी है, अब अगर बात करें डिजाइन की, देखो अगर शेयर अकर हो रही है, ठीक है, शेयर की वजह से क्रैक आ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ शेयर रीएनफोर्समेंट तो उसको बियर नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ सरिया तो बियर नहीं करेगा, कुछ शेयर जो होगा वो कंक्रीट भी तो लेगा, बोलिए हाँ कि ना। यस मैम। अगर ये बीम है, ठीक है, ये वॉल इधर मान लो ये वॉल के ऊपर सपोर्टेड है, ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या है, ये मेन रीएनफोर्समेंट भी दिखा दी, ये हैंगर बार भी दिखा दी है, ठीक है, वर्टिकल स्टिरप्स भी शो कर दी, ठीक है, इंक्लाइंड बार भी हो गए, ठीक है, और वर्टिकल स्टिरप्स भी हो गए। अब अगर इसके ऊपर लोडिंग लग रही है, इसका खुद का भी डेड लोड भी है, ठीक है, शेयर लोड भी लग रहा है, ठीक है, और यूडीएल प्रॉपर है, बाकी अगर मान लो कोई और भी, तो उसके ऊपर लोडिंग तो लगे। अब एक चीज ये बताओ, अब इस पूरी बीम के अंदर जो भी शेयर फोर्स लग रही है, क्या सिर्फ और सिर्फ ये शेयर रीएनफोर्समेंट बियर कर रहा है, नहीं ना, बीच में कंक्रीट भी तो है, कंक्रीट भी तो कुछ ना कुछ शेयर को झेलेगा, बोलिए। यस मैम। ठीक है, तो जो कंक्रीट है वो वैसे ही काफी अच्छा मटेरियल है जो कि शेयर को बियर कर लेता है, ठीक है, शेयर को अच्छे से सहन कर लेता है, जो कि क्रैक्स ना आए, मतलब उस फोर्स को क्या कर लेता है, बियर कर लेता है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। तो हम इसीलिए कंक्रीट की स्ट्रेंथ को भी कंसीडर करते हैं शियर डिजाइन के अंदर, ठीक है, आरसीसी डिजाइन के अंदर, चाहे वो बीम हो गया कोई भी मेंबर हो गया, तो कंक्रीट स्ट्रेंथ को भी हम लोग कंसीडर करते चलते हैं। अब अगर शियर स्ट्रेंथ की बात करें, वो किस किस पर डिपेंड करेगी, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर और परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट,
ठीक है। टेंशन में जितना भी ये सरिया प्रोवाइडेड है या जितना भी सरिया प्रोवाइडेड है उस कितनी परसेंट प्रोवाइडेड है वो वाला सरिया डिपेंड करेगा, और कंक्रीट कौन से ग्रेड का है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। क्या कह रहा है, हायर द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जितना हायर ग्रेड होगा कंक्रीट का उतनी ही वो शियर स्ट्रेंथ अच्छे से देगा। मतलब अगर M20 और M30 में से पूछो तो कौन अच्छी शियर स्ट्रेंथ देगा, बताइए। M30 M30, क्योंकि वो हायर ग्रेड है ना, ठीक है। तो ये जो हम अभी जो बात कर रहे हैं शेयर स्ट्रेंथ की, जो कोड में हमें ये गिवन है, आप ना ये सारा ये जो डाटा है ये आपको कहाँ पे गिवन है, एनएक्स बी में। मैं भी ये वहां पहले यहाँ पे देख लो, वहां पे भी आपको दिखा देती हूँ। एनएक्स बी में कोड के बिल्कुल आखिरी में जो एनेक्चर है ना, क्योंकि हम जो ये शेयर डिजाइन कर रहे हैं ये हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड के ऊपर कर रहे हैं, तो ये हमें एनएक्स बी में गिवन है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो हमारा जो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टाउ सी से डिनोट करते हैं। किससे, बोलिए, टाउ सी से, जिसको हम लोग ये भी बोलते हैं परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट। क्या बोल देते हैं, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है। और ये क्या है, ये उतनी मिनिमल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, सॉरी ये शेयर स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, ठीक है। ये उतनी मिनिमम स्ट्रेंथ है कंक्रीट की जो कि बिना सरिये के मेंबर झेल सकता है, मतलब विदाउट शेयर रीइंफोर्समेंट। मतलब अभी कोई शेयर रीइंफोर्समेंट नहीं है, हमारी नॉमिनल रीइंफोर्समेंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ टेंशन रीइंफोर्समेंट। कहने का मतलब आपके एंकर बार है, मतलब जो कंप्रेसिव बार्स आपने प्रोवाइड कर दिया, और टेंशन जोन में रीइंफोर्समेंट, मतलब और कुछ नहीं है, सिर्फ टेंशन जोन में हमने सरिया डाल रखा है, ठीक है। और नॉर्मल हमारा कंक्रीट है, M30 है, जिसके लिए भी डिजाइन किया वो मटेरियल है, ठीक है। तो जो सिंपल हमारी जो शेयर स्ट्रेस है कंक्रीट की, जितना कंक्रीट झेल सकता है शेयर को, वो हमें इस तरह का एक टेबल कोड में गिवन है। मैं कोड में भी दिखा देती हूँ कहाँ पे है, ठीक है। तो हमें ये टाउसी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, कहाँ से मिलेगी, इस टेबल से मिलेगी टाउसी की, जो कि परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट, मतलब कंक्रीट कितना बियर कर सकता है। परसेंटेज ऑफ स्टील इस तरह है, यहाँ पे आपको कंक्रीट के ग्रेड हैं, M15, M20, M25, M30, 35, 40, ठीक है। परसेंटेज ऑफ स्टील से क्या समझते हो कि मतलब अगर एक क्रॉस सेक्शन है बीम का, मतलब इसकी विड्थ गिवन है, इसकी डेप्थ गिवन है, ठीक है। हमें यहाँ पे टेंशन रिइंफोर्समेंट भी गिवन है कि कितना सरिया इसमें डला हुआ है। तो क्या होगा, हम क्या निकाल रहे हैं बेसिकली कि कितना सरिया इस पूरे बीम के सेक्शन के अंदर है, मतलब एरिया ऑफ स्टील कितना इस पूरी बीम के सेक्शन के अंदर है, B इंटू डी डिवाइड करके इंटू 100। परसेंटेज जैसे निकालते हैं वैसे ही हमने क्या निकाला है, परसेंटेज ऑफ स्टील निकाला है, ठीक है। ये परसेंटेज ऑफ स्टील हमें पता होना चाहिए कि बीम के अंदर हम कितना सरिया टेंशन में डाल रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। आई होप समझ रहे हो ये वर्डिंग को। टेंशन मतलब टेंशन जोन की बात कर रही हूँ कि टेंशन जोन में कितना सरिया डाला है, टेंसाइल मतलब उस जो भी टेंशन फोर्स लगेगी उसकी वजह से ये बार्स कितने बार्स उसको रेजिस्ट कर पाएंगे, वो जो नीचे बिल्कुल टेंशन जोन में जो सरिया उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट निकालो, आपको ग्रेड पता ही होगा क्वेश्चन में। अगर एक एग्जांपल की बात करूं कि 1% सरिया है, M20 के लिए हमें टाउ सी चाहिए, तो कहां से वैल्यू मिलेगी, 1% के इधर गए, M20 कंक्रीट यूज कर रहे हैं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी टाउ सी की, बोलिए। 0.39 0.39 करेक्ट। टाउ सी क्लियर है, कहां से आया, मैं आपको कोड्स में भी दिखा देती हूँ। कोड्स में कहाँ है, कोड्स में हमें कहाँ पे ओपन करना है इसको, NX ओपन करना है। मैम ये कोड्स लेके आने हैं या फिर मिलेंगे? बच्चे ये ना मेरे को एक बार याद दिलाना, मैं डिपार्टमेंट से पूछूंगी। वैसे जब बीटेक में होते हैं तो डिपार्टमेंट को आप यहाँ तो अपने कोड सबमिट करते हो और डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। आई डोंट नो इन्होंने कितने कोड्स रखे हुए हैं, अगर नहीं है तो अपने कोड्स यहाँ पे पूछ लूंगी, या तो आपको डिपार्टमेंट के अंदर कोड सबमिट कराने होंगे, कॉपी और ना एक बार कोड्स, तो आपको पेपर वाले दिन ही वहीं पे मिल जाते हैं, डिपार्टमेंट से ही आप लोगों को मिल जाता है। क्लियर है, बाकी मैं पूछ के बता दूंगी कितने कोर्स इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। वैसे होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के पास अपने, तो बच्चों को ड्यूटी तो डिपार्टमेंट की बनती है प्रोवाइड करने की, बाकी आई लास्ट देम।
ठीक है, यस। मैं ये कल पूछ के बता दूंगी आप लोगों को, मैं भूल जाऊंगी, मेरे को कोई मैसेज करके याद करा दे, नहीं तो मैं अभी पूछ लूंगी। देखिए, ये शेयर रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे थे हम लोग बीम्स के अंदर। यहाँ से आपका ये जो B5 है, NXB के अंदर B5 आपका सारा ये बीम्स के लिए शेयर डिजाइन के लिए है। सबसे पहली चीज जो आपको टाउ वी की अगर बात करें, दैट इज नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। ठीक है, बीम की हम नॉर्मल हम सिंपली सपोर्टेड के केस में बीम के ऊपर कितना शेयर स्ट्रेस लग रहा है, कोड्स में ये पूरा आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस मतलब लगभग इस बीम के ऊपर कितना शेयर स्ट्रेस लग रहा है टाउ बी। अगर सेक्शन बीम के सेक्शन की बात करें, अगर इस तरह से आप इसका सेक्शन देखोगे बी और इफेक्टिव डेप्थ डी, ठीक है, आपको पता है स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। क्या होता है, लोड अपॉन एरिया होता है, बोलिए हाँ कि ना। यस मैम। यस मैम। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। लेकिन अगर बीम के ऊपर मैं बोलूं कि जो ओवरऑल लोड लग रहा है या फिर ओवरऑल अभी शेयर की बात करें तो ओवरऑल शेयर फोर्स जो लग रही है, ठीक है, वो कितनी लग रही है, लग रही है, ठीक है, उसको हमने V से डिनोट किया है। किसको, शेयर फोर्स को, ड्यू टू डिजाइन लोड। डिजाइन लोड की जितना भी लोड है उससे शेयर फोर्स हमारी कितनी लग रही है, V लग रही है, आपको पता है, ठीक है, दैट इज लोड अपॉन एरिया या फिर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो एरिया हम लोग कितना लेते हैं, इफेक्टिव एरिया लेते हैं, मतलब इफेक्टिव डेप्थ लेकर चलते हैं। बी इसका क्या हो गया, विड्थ हो गई, डेप्थ कितनी हो गई, डी, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ बी इंटू डी। तो टाउ वी कितना हो गया, वी इज इक्वल टू बी बाय सॉरी टाउ वी इज इक्वल टू वी बाय बी डी। ये क्लियर है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ वी का फॉर्मूला B5.1 में है। क्लियर है ये चीज, बी डी क्या है, वी क्या है, yes. बी की वैल्यू क्वेश्चन में तुम लोगों को गिवन होगी, लोड्स गिवन होंगे, कितने एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये तो था नॉमिनल। नेक्स्ट क्या है, हाँ एक और चीज, अगर तो तुम्हारी वैसे तो तुम्हें टाउ वी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय बी डी लेकर चलना है, लेकिन अगर इन केस पता होना चाहिए, अगर कैंटिलीवर का केस है या फिर कोई ऐसे मेंबर का केस है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये बी 5.1.1 बीम ऑफ वेराइन डेप्थ, मतलब अगर ये सपोर्ट है, कैंटिलीवर का केस है, क्योंकि आपको पता है कैंटिलीवर में क्या होती है, हमारी डेप्थ वेरी करती है, यहाँ पे डेप्थ स्मॉल होती है D1, यहाँ पे क्या होती है, बीम की डेप्थ ज्यादा होती है D2। आपको पता है कैंटिलीवर में जो हमारा लोड है इस डायरेक्शन में नीचे को एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, क्योंकि ऊपर वाली जो मेंबर होती है वो अंडर टेंशन होते हैं, नीचे वाला जो मेंबर होता है अंडर कंप्रेशन होता है, तो इसीलिए हम सरिया जो होता है वो टॉप पे प्रोवाइड करते हैं। तो इस केस में क्या कहता है, टाउ बी कितना लेकर चलना है, V डिवाइडेड बाय बी डी प्लस प्लस माइनस m tan b बाय d, ये वाला फॉर्मूला लेकर चलना होता है। इसमें b क्या है, एंगल बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम एजेस ऑफ द बीम, जो टॉप और बॉटम एज है बीम का, ठीक है, इसके बीच में जो ये एंगल डिफरेंस होएगा वो हमारा क्या, हमने बीटा लेकर चलना होता है, ठीक है, जो जितने में इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, उसका जो एंगल इंक्रीज है उसको लेकर चलना, दोनों एज के बीच का जो एंगल डिफरेंस उसको लेकर चलना होता है, ठीक है, दैट इज बीटा। m क्या है, बेंडिंग मोमेंट, m हमारा बेंडिंग मोमेंट है, बी डी आप लोगों को पता है सेक्शन, ठीक है। अब अगर बात करें कि प्लस और माइनस कब लेना है, जो नेगेटिव साइन इन द फॉर्मूला अप्लाइज व्हेन द बेंडिंग मोमेंट m इंक्रीज, जो m है हमारा क्या होता है,
इंक्रीज होता है न्यूमेरिकली इन द सेम डायरेक्शन एज द इफेक्टिव डेप्थ इंक्रीजेस। इस डायरेक्शन में हमारी इफेक्टिव डेप्थ क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर इस डायरेक्शन में हमारा बेंडिंग मोमेंट इधर मैक्सिमम हो रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन मूव करते हैं तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे। लेकिन अगर बेंडिंग मोमेंट इस डायरेक्शन में हमारा डिक्रीज हो रहा होगा तो हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेकर चलते हैं। जस्ट फॉर नॉलेज बताया आप लोगों को, अगर केस जो आएगा सिंपली सपोर्टेड का आएगा, कैंटिलीवर वाला केस नहीं आएगा, उसको कंफ्यूज मत होना, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ये याद रख लेना कि ये फॉर्मूला कोड में कौन से पेज पे है, मतलब कौन से पॉइंट पे है, बी 5.1.1 पे कैंटिलीवर के केस के लिए, यहाँ पे जहाँ पे हमारी जो डेप्थ है बीम की वो वेरी कर रही है। ठीक है, अब रही बात आपको क्या बताना था कि टाउ सी वाला टेबल कहाँ पे है, जहाँ पे हम शियर रीइंफोर्समेंट के लिए करते हैं। तो हियर इज द टेबल, ये वही जो टेबल में आपको वहां पे दिखा रही थी। परसेंटेज ऑफ स्टील, ये परमिसिबल शियर स्ट्रेस, कंक्रीट की बात करें कितने कंक्रीट खुद एक्चुअल में कितना शियर को बियर कर पाएगा, तो ये टाउ सी की वैल्यू है, ये परसेंटेज आपको यहाँ पे गिवन है, ग्रेड्स यहाँ पे गिवन है। तो ये सारा टेबल आपका कोड के अंदर है। ठीक है, और कोड्स आपको मिलेंगे क्योंकि इनके इन वैल्यूज के बिना यू कांट सॉल्व न्यूमेरिकल। क्लियर है? लेकिन मैं ये पूछ के बता दूं कि आपको अपने कोड्स लेकर आने हैं कि डिपार्टमेंट आपको देगा, दैट आई लेट यू नो, लेकिन कोड्स के बिना ये सॉल्व नहीं होंगे। क्लियर है? टाउ वी टाउ सी क्लियर है? बोलो हाँ कि ना। चलिए अब एक और कोड्स के अंदर एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है कि अगर हमें स्लैब्स के लिए टाउ सी निकालना होता है तो जो टाउ सी की वैल्यू टेबल से आई ना, उसको हमने क्या कर देना होता है, स्लैब की बात कर रही हूँ, स्लैब डिजाइन की बात कर रही हूँ वैसे, क्योंकि आप लोगों को वहां पे शेयर चेक था नहीं, सिलेबस में है नहीं। ठीक है, उस टाइम पे भी मैंने ये स्किप करवाया था क्योंकि स्लैब में शेयर चेक नहीं हम लोग को करना, हमें सिंपल बेसिक डिजाइन करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग शेयर चेक भी करते हैं कि हमें शेयर रीइंफोर्समेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उस केसेस में, स्लैब के केसेस में जो हम टाउसी लेकर चलते हैं ना, वो पता है क्या होता है, हमें ये कांस्टेंट निकालना था। हमें ये पता होना चाहिए कि स्लैब की डेप्थ कितनी है, मान लो 300 है, 275 है, 250 है, इन दोनों के बीच में लाई करती है, तो एक कांस्टेंट हमें मिल जाता है। ठीक है, कि मतलब अगर हमें पता है कि हम जो स्लैब डिजाइन कर रहे हैं उसकी डेप्थ मान लो 300 है या फिर उससे ज्यादा, तो उस केस में हमारा जो के होता है 1 होता है। ठीक है, या फिर अगर मेरे को पता है कि मेरी स्लैब है उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 225 mm है, तो उस केस में मेरा जो कांस्टेंट होएगा के कितना होगा, 1.15। टाउ सी सेम अभी जैसे ऊपर वाला टेबल उससे निकाल लो, डिपेंडिंग अपॉन की कंक्रीट कौन सा है, परसेंटेज ऑफ स्टील कितना है, बस फर्क कितना होता है, स्लैब के लिए आप इंटू के कर देते हो टाउ सी को, तो वो आपका एक्चुअल स्लैब के लिए हो जाता है वैल्यू टाउ सी। क्लियर है ये चीज? जस्ट फॉर नॉलेज बताया। नेक्स्ट आपको क्या बता, हाँ जी बोलिए, रिपीट करना मैम। हाँ मैं रिपीट कर देती हूँ। बच्चे जब हम स्लैब डिजाइन करते हैं ना, तो स्लैब डिजाइन में मैंने ये वाला स्टेप आप लोगों को बोला था, सिलेबस में नहीं है, एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि जब हम मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि पता होना चाहिए, जब हम शेयर स्ट्रेंथ सॉलिड स्लैब के लिए निकालते हैं, स्लैब डिजाइन के लिए जब हम शेयर स्ट्रेंथ निकालते हैं ना बच्चे, तो उस केस में क्या करते हैं, जो भी टेबल पीछे वाला जो टेबल अभी दिखाया था ना टाउसी वाला, वो सेम वैसी टाउसी निकाल लो। लेकिन अगर हम जब स्लैब डिजाइन कर रहे हैं, मान लो ये स्लैब है, मैंने बोला जो हम स्लैब डिजाइन कर रहे हैं उसकी इफेक्टिव डेप्थ जो डी है, एग्जांपल के लिए हम 200 mm है, मान लो इफेक्टिव डेप्थ कितनी है, 200 mm, और लेट टाउसी जो मान लो हमारा कितना है, 0.39। ठीक है, जैसे अभी पीछे निकाला था 1% के लिए और M20 के लिए। ठीक है, तो टाउ सी टेबल से कितना आया, 0.39। लेकिन हम डिजाइन क्या कर रहे हैं, अगर स्लैब की बात करें, अगर हम स्लैब डिजाइन कर रहे हैं तो उस केस में हम टाउ सी सिर्फ 0.39 नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, जहां हमें पता है इफेक्टिव डेप्थ कितनी है, 200, तो 200 के लिए कांस्टेंट कितना आया, के कितना आया, 1.20, तो हम उस केस में टाउ सी स्लैब के लिए कितना लेकर चलेंगे, 1.20, ये वाली वैल्यू इनटू क्या कर देंगे, 200, सॉरी 200 नहीं, 0.39 इनटू टाउ सी। मतलब क्या किया है हमने, टाउ सी कांस्टेंट के इनटू टाउ सी कितना, 0.39 है, अगर मान लो 1% के लिए, M20 के लिए। ठीक है, तो के इंटू 0.39 कर देंगे, वो हमारा एक्चुअल क्या होगा, टाउ सी होगा स्लैब्स के लिए।
बीम के लिए हम डायरेक्ट वैल्यू पिक करते हैं, स्लैब के लिए बस हमें एक कांस्टेंट निकालना होता है जो कि किस पे डिपेंड करता है, इफेक्टिव डेप्थ के ऊपर। ये वाला टेबल जो टेबल 4.2 दिख रहा है ना सामने, ये वाले टेबल से के की वैल्यू निकाल के बस टाउ सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारा केस किसका हो जाता है, स्लैब के डिजाइन के लिए। बीम के लिए सेम एज इट इज लेकर चलना होता है शेयर के लिए। टाउ सी देख लिया हम लोगों ने, टाउ वी हमें पता है। अब हम बात करते हैं टाउ सी मैक्स की। टाउ सी मैक्स भी हमें अगेन कोड में हमें ये वैल्यू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की गिवन है। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर डिपेंड करती है, किस तरह का कंक्रीट का ग्रेड है। M15 लेकर चल रहे हो, M20 लेकर चल रहे हो, M25 में कोई सा भी, तो उस केस में भी हमें ये कोड्स के अंदर ये